नमस्कार दोस्तों, आज हम कहानी की परिभाषा एवं इसके तत्वों के विषय में पढ़ेंगे। तो कहानी को ही आख्यायिका भी कहते हैं, इसे गल्प कहा जाता है और साथ ही इसे कथा भी कहते हैं। तो आपके एग्जाम में कुछ प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे कहानी की परिभाषा बताते हुए इसके तत्वों पर प्रकाश डालिए। क्या इसे ही कहा जा सकता है कि आख्यायिका की परिभाषा बताते हुए इसके तत्वों पर प्रकाश डालिए, या आख्यायिका किसे कहते हैं, कथा किसे कहते हैं, या गल्प किसे कहते हैं, इसके तत्वों के नाम बताइए। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि कहानी को ही आख्यायिका कहा जाता है, साथ ही इसे कथा भी कहते हैं और गल्प भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कहानी किसे कहते हैं या आख्यायिका किसे कहा जाता है। आख्यायिका शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कहानी की जगह पे आख्यायिका शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए इन चारों शब्दों को ध्यान में रखिएगा, कहानी, आख्यायिका, कथा या गल्प। तो जो कहानी होती है वह गद्य साहित्य की सबसे अधिक रोचक एवं लोकप्रिय विधा है, जो जीवन के किसी एक विशेष पक्ष का मार्मिक, भावनात्मक एवं कलात्मक वर्णन करती है। तो यहाँ पे आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कि जो कहानी होती है वह बहुत रुचिकर, रोचक का मतलब रुचिकर होता है, इंटरेस्टिंग होता है। लोकप्रिय विधा है, यानी कि कहानी को बहुत पसंद किया जाता है। साथ ही इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कहानी में जो वर्णन होता है वह जीवन के किसी एक ही विशेष पक्ष का, उसमें जो वर्णन होता है वो किसी एक पक्ष का वर्णन होता है। तो दूसरे शब्दों में हम कहानी के विषय में बता सकते हैं कि हिंदी गद्य की वह विधा जिसमें लेखक किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा प्रस्तुत करता है, जिसे पढ़कर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे कहानी कहते हैं। ठीक है, तो क्रमबद्ध का मतलब यहाँ पर है कि सीक्वेंस में कि घटनाएं किस तरीके से घटी हैं या समस्याएं किस प्रकार से उत्पन्न हुई हैं, तो उनका जो ब्यौरा है, जो वर्णन है, वह एकदम क्रमबद्ध यानी कि सीक्वेंस में दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। तो जब आप कहानी पढ़ रहे हैं तो आपके मन में एक प्रश्न तो जरूर आ रहा होगा कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। तो यहाँ पर एक विशेष सूचना आपके लिए कि किशोरी लाल गोस्वामी ने इंदुमती कहानी लिखकर हिंदी का प्रथम कहानीकार होने का गौरव प्राप्त किया है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि हिंदी की जो पहली कहानी है वह है इंदुमती और उसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी। ठीक है, बात करते हैं कि कहानी की परिभाषा दीजिए। देखिए, अगर आपका प्रश्न इस प्रकार से होता है कि कहानी या आख्यायिका की परिभाषा बताते हुए इसके परिभाषा, मेन बात यहाँ पे समझना है कि अगर परिभाषा पूछी जा रही है तब तो आपको परिभाषा लिखनी ही लिखनी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कहानी किसे कहते हैं या आख्यायिका किसे कहा जाता है, तो भी यदि आप अच्छे नंबर पाना चाहते हैं तो किसी व्यक्ति द्वारा दी गई किसी एक परिभाषा का उल्लेख जरूर कीजिए। अगर आप एक परिभाषा को लिख देते हैं फिर आपको जितने भी मार्क्स रहेंगे पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, बस जो आपकी परिभाषा है यानी कि जो डेफिनेशन है वो अच्छे से लिखी होनी चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, तो कहानी की परिभाषा देखिए, कहानी की जो परिभाषा है इसके अंतर्गत मैंने आपको यहाँ पे 3-4 लोगों के द्वारा दी गई परिभाषा प्रस्तुत कर रही हूँ। तो इनमें से कोई एक परिभाषा आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो पहली परिभाषा है मुंशी प्रेमचंद के अनुसार। एक बात यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि जब भी हम किसी परिभाषा को लिखते हैं यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को लिखते हैं या कोई परिभाषा लिखते हैं तो उसे हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर जगह जितनी भी हमने परिभाषा लिखी है सबको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, तो आपको परिभाषा हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना है। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी की क्या परिभाषा दी है? उन्होंने कहा है, कहानी एक ऐसा उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल और बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक ऐसा गमला है जिसमें एक ही गमले का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। तो अभी आपने कहानी के विषय में पढ़ा, तो जैसे यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि कहानी ऐसा उद्यान नहीं, उद्यान का मतलब होता है बागीचा,
यानी कि आप जानते हैं कि बागीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे टाइप के फूल होते हैं। तो कह रहे हैं कि कहानी कोई उद्यान नहीं है जिसमें अलग अलग कई प्रकार के फूल और बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक ऐसा गमला है। गमला कहने का तात्पर्य यहाँ से ये लिया जा रहा है कि कहानी छोटी रचना होती है, इसीलिए कह रहे हैं कि एक ऐसा गमला है जिसमें एक ही गमले का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। यानी कि कहानी छोटी होती है और उसमें जीवन के किसी एक ही विशेष पक्ष का वर्णन समुन्नत रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इनकी परिभाषा से कहने का सिंपल सा मतलब यही है। दूसरी परिभाषा दी है अमेरिकी कहानीकार एडगर एलन पो के अनुसार। इन्होंने कहा है कहानी एक ऐसा आख्यान है जो एक ही बैठक में पढ़ा जा सके और पाठक पर किसी एक प्रभाव को उत्पन्न कर सके। तो यहाँ पर भी कहानी जो छोटी रचना होती है उसके बारे में बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि एक ही बैठक में पढ़ा जा सके, यानी कि कहानी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति उस कहानी को पढ़ने बैठे तो उसे एक ही बार में पढ़ के खत्म कर दे। साथ ही यहाँ पर किसी प्रभाव को, यानी किसी एक प्रभाव को उत्पन्न कर सके, तो प्रभाव पर फोकस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा है आपकी चार्ल्स बैरेट के अनुसार। उन्होंने कहा है कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ भी आप समझ रहे हैं कहानी के बारे में क्या कहा गया कि एक लघु रचना है, यानी कि कहानी छोटी रचना होती है और जिसमें वास्तविक जीवन को, यानी कि कहानी जो होती है वो अधिकांशतः रियल घटनाओं पर, यानी कि वास्तविक घटनाओं पर घटित होती है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने यही कहा है कि वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि किसी सच्ची घटना को अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी परिभाषा है राजेंद्र यादव के अनुसार। उन्होंने कहा है अनुभव की प्रामाणिक अभिव्यक्ति ही कहानी है। इन्होंने अनुभव को प्राथमिकता दी है। अनुभव का मतलब होता है एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3-4 लोगों के द्वारा कहानी की परिभाषा मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। इनमें से जो भी आपको इजीली याद हो सके उसे जरूर याद कीजिएगा, और जब भी कहानी किसे कहते हैं या परिभाषा बताइए तो इनमें से किसी एक का उल्लेख अवश्य करें। ठीक है, बात करते हैं आख्यायिका या कहानी के तत्वों की। तो कहानी के मुख्य रूप से 6 तत्व बताए गए हैं, लेकिन इसमें एक और तत्व है जिसे आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं यहाँ पर नंबर 2 के रूप में। ठीक है, जैसे पहला जो कहानी का तत्व दिया गया है वह है कथा वस्तु। कथा वस्तु जिसे मुख्य विषय वस्तु कहते हैं, मुख्य जो आपकी स्टोरी होती है। पात्र जिसे चरित्र चित्रण भी कहा जाता है। तो जो दूसरा तत्व मैं आपको बता रही हूँ, मैंने कई सारी किताबें पढ़ी तो कई जगह उसका उल्लेख कई जगहों पर उसका उल्लेख किया गया है और कई जगहों पर नहीं भी किया गया है। तो यदि आप लिखते हैं तो भी अच्छा है, नहीं लिखते हैं तो ये 6 तत्व भी काफी है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप मेंशन करना चाहें तो लिख सकते हैं शीर्षक। ठीक है, जिसे टॉपिक कहते हैं। तो तीसरा आपका तत्व है देश काल एवं वातावरण, या जिसे परिवेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट तत्व है संवाद या कथोपकथन, यानी कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं। ठीक है, भाषा शैली, और लास्ट आपका तत्व है उद्देश्य। ठीक है, तो इन सबके विषय में डिटेल में पढ़ लेते हैं। अगर आपको सिर्फ तत्वों के नाम लिखने के लिए कहा जाता है तो सिर्फ ऐसे नंबरिंग करके आप तत्वों के नाम लिख दीजिए, और अगर उनके बारे में प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है फिर थोड़ा थोड़ा उनके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो जो पहले तत्व है जिसे कहते हैं कथा वस्तु, या इसे ही विषय वस्तु कहते हैं, यानी कि जो आपकी मुख्य स्टोरी होती है। तो आप समझ रहे हैं कि कथा वस्तु यानी कि जो मुख्य स्टोरी होती है उसके बिना तो कहानी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यह सबसे अनिवार्य अंग है, अनिवार्य यानी कि मुख्य तत्व है। ठीक है, दूसरी बात आपको यहाँ पे बताई जा रही है कि कथा वस्तु में घटनाओं की अधिकता हो सकती है, साथ ही एक ही घटना पर भी उसकी रचना हो सकती है। सबसे पहले तो आपने समझा है कि कहानी छोटी रचना होती है, यानी कि अगर आप जब कोई कहानी लिख रहे हैं तो यदि घटनाएं बहुत छोटी छोटी हैं तो एक से अधिक घटना का उल्लेख किया जा सकता है,
और यदि एक ही घटना पर कहानी की रचना की जा सकती है तो कोई एक ही घटना पर भी उसकी रचना हो सकती है। ठीक है। साथ ही इसमें बताया गया है कि अनावश्यक विस्तार से बचें। आपको बार बार ये बताया जा रहा है कि कहानी छोटी रचना होती है, इसलिए उसमें अनावश्यक बहुत ज्यादा विस्तृत रूप देने की जरूरत नहीं होती। और साथ ही प्रत्येक घटना, प्रसंग या स्थिति आपस में जुड़े हुए तथा एक दूसरे को पूरक करने वाली होनी चाहिए। साथ ही कहानी में कथ्य के अनुसार आरंभ, विकास और अंत सुनिश्चित होना चाहिए। यानी कि किसी घटना के बारे में यदि आप कहानी लिखने जा रहे हैं तो उसका आरंभ कहाँ से करना है, यानी कि कहाँ से स्टार्ट करना है, फिर कहानी कैसे कैसे विकसित होती है, जो मुख्य स्टोरी है, साथ ही उस कहानी का अंत आपको कहाँ करना है, यह आपको पहले से सुनिश्चित कर लेना चाहिए। दूसरा आपका तत्व है, हाँ, यहाँ पर मैंने आपको जो दूसरा पॉइंट बताया था शीर्षक के बारे में लिखने के लिए, तो शीर्षक यानी जिसे टॉपिक कहते हैं, तो शीर्षक कैसा होना चाहिए। यदि आप उस पॉइंट का उल्लेख यहाँ पर कर रहे हैं तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि शीर्षक यानी कि कहानी का शीर्षक छोटा एवं आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक होने से ये होता है कि पाठक उस शीर्षक को देख करके ही उस कहानी को पढ़ने की उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है। आप बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आपकी बुक में 5-6 कहानियाँ दी गई हैं। अगर आप किसी समय फ्री हैं और पढ़ना चाहते हैं तो आप या कोई भी व्यक्ति पहले टॉपिक को ढूंढता है। जब उसे कोई शीर्षक इंटरेस्टिंग लगता है यानी कि रुचिकर प्रतीत होता है तब वो उस कहानी के बारे में पढ़ने जाता है। इसलिए यदि आप उल्लेख करते हैं तो वह और भी अच्छा है। ठीक है। तो जो नेक्स्ट आपका तत्व है वह है पात्र या चरित्र चित्रण भी कहते हैं। पात्र का मतलब होता है कैरेक्टर। तो कहानी में पात्रों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्यों कम होनी चाहिए? क्योंकि जो लेखक होता है, आप जानते हैं कि कहानी छोटी रचना होती है, तो अगर बहुत सारे कैरेक्टर रहेंगे, कई सारे पात्र होंगे, तो उन सबके बारे में अच्छे से उनके बारे में बता नहीं सकेगा। इसलिए पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए ताकि लेखक उन जितने भी पात्र हैं, 2 या 3 हैं, उनके सभी पक्षों का मनोविश्लेषण कर सके। साथ ही जो कैरेक्टर होते हैं यानी कि जो पात्र होते हैं उनका संबंध मूल घटना से अवश्य होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका तत्व है देश काल एवं वातावरण या इसे ही परिवेश भी कहा जाता है। तो किसी कहानी को वास्तविक और स्वाभाविक बनाने के लिए ये जरूरी होता है कि कहानी में जो घटनाएं वर्णित हो रही हैं उन घटनाओं का संबंध किस समय से है, यानी कि किस समय वो घटनाएं घटित हो रही हैं, साथ ही वो घटनाएं कहाँ पर घटित हो रही हैं और उस समय उस देश या उस जगह के हालात कैसे हैं, इसका उल्लेख, इन सब का वर्णन कहानी में अवश्य होना चाहिए। तभी कहानी वास्तविक, सजीव और स्वाभाविक लगती है। ठीक है। यानी कि कहानी को इंटरेस्टिंग बनाना है, रुचिकर बनाना है, तो कहानी में इन बातों का उल्लेख जरूर होना चाहिए कि कहानी जैसे किस सन में है, किस समय उसमें घटित हो रही है, उस समय यानी कि किस जगह के बारे में बात की जा रही है, उस समय उस जगह की सिचुएशन कैसी थी, क्या हालात थे, लोगों की क्या स्थिति थी, इन सब का वर्णन कहानी के अंतर्गत जरूर होना चाहिए। तभी कहानी रियल लगती है और बहुत ही स्वाभाविक प्रतीत होती है। नेक्स्ट आपका तत्व है संवाद या जिसे कथोपकथन कहते हैं। संवाद यानी कि जो आपके वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं। ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि संवादों के माध्यम से यानी कि जो सेंटेंस होते हैं उनके माध्यम से ही कहानी के पात्र सजीव एवं स्वाभाविक बनते हैं। क्योंकि जिस कैरेक्टर के बारे में बात की जा रही है, जैसा सेंटेंस हम पढ़ते हैं तभी तो हम उनके बारे में जान पाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि जो सेंटेंस होते हैं यानी कि जो संवाद होते हैं वह छोटे एवं सुंदर होने चाहिए, सरल होने चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कम पढ़ा लिखा हो या ज्यादा पढ़ा लिखा हो, वह सभी व्यक्ति उस सेंटेंस को या उस कहानी को अच्छे से समझ सके। इसलिए जो संवाद होते हैं वह छोटे छोटे और सरल होने चाहिए, इजी होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका तत्व है वह है भाषा शैली। यह बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। तो कहानी की भाषा को
कहानी संरचना का प्राण कहा जाता है, क्योंकि कहानीकार की रचना की सारी विशेषताएं भाषा के माध्यम से ही हमारे सामने आती हैं। इसलिए सरल, समृद्ध और उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो जिस तरीके की बातें लिखी होती हैं उसी से तो ये हम अंदाजा लगाते हैं, इसलिए सरल होनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति उसे पढ़ सके और समझ भी सके। समृद्ध होनी चाहिए, यानी कि अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किए जाने चाहिए, उसमें गलत अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जो शैली की बात आती है, तो शैली क्या होती है, वो कहानी को सुसज्जित करने का, यानी कि डेकोरेट करने का और कलात्मक तरीके से उसे प्रस्तुत करने का एक आवरण होती है। और ये जो शैली होती है इसका सीधा संबंध कहानीकार से, यानी कि लेखक से होता है। अब यह पूरी तरह से डिपेंड करता है कि जो कहानीकार होता है, यानी कि जो लेखक है, वह किस शैली में अपनी कहानी को या अपनी बातों को किस शैली में पाठक के सामने प्रस्तुत करना चाहता है, यह फुल्ली डिपेंड करता है लेखक के ऊपर। तो वह कहानी को वर्णनात्मक, संवादात्मक, आत्मकथात्मक या विवरणात्मक किसी भी शैली में लिख सकता है। ठीक है, यह टोटली कहानीकार की अपनी चॉइस होती है। नेक्स्ट है उद्देश्य। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह तत्व भी। तो साहित्य की किसी भी विधा की रचना बिना उद्देश्य के नहीं होती। आप जानते हैं कि हम कहीं घूमने भी जाते हैं या मार्केट भी जा रहे हैं तो बिना उद्देश्य के या बिना काम के तो नहीं जाते। तो कोई व्यक्ति अगर कहानी लिख रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो बिना उद्देश्य के तो नहीं करना होगा ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि साहित्य की किसी भी विधा की रचना, चाहे वो कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे कोई भी विधा हो, बिना उद्देश्य के तो नहीं होती। इसलिए कहानी की रचना भी उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। और जो उद्देश्य होता है कहानी का, वह यह जो पॉइंट है वह भी फुल्ली एकदम डिपेंड करता है लेखक के ऊपर, कि जो कहानीकार होता है वह कहानीकार का क्या दृष्टिकोण है, और जो विषय वस्तु है, यानी कि जो उसकी मुख्य स्टोरी है, उसके अनुसार वह उद्देश्य को प्रस्तुत करता है। ठीक है, यानी कि वो अपनी कहानी के माध्यम से आम जनजीवन को क्या संदेश देना चाहता है, यही मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कहानी के सभी तत्व। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो में जो भी बताया गया है कहानी के परिभाषा एवं उसके तत्वों के बारे में, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बहुमूल्य सहयोग मुझे भी प्रदान कीजिए। धन्यवाद।